हे गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब लोग। तो एक बार फिर से आप लोगों का सबका बहुत बहुत स्वागत मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सीए फाउंडेशन की, आरटीपी की। आरटीपी सीरीज में हम लोग सीए इंटरमीडिएट का आरटीपी के ऊपर बात कर चुके हैं और आज हम लोग बात करने वाले हैं सीए फाउंडेशन का मे अटेम्प्ट। हालांकि अटेम्प्ट जो है एग्जामिनेशन अभी जून में होने वाले हैं, लेकिन बट ऑब्वियस है मे अटेम्प्ट ही माना जाता है। तो मई 2022 की हमारी जो आरटीपी आ चुकी है उसके ऊपर हम लोग आज लोग बात करने वाले। सारे क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे मिल करके। तो फाउंडेशन वालों तैयार हो जाओ सब एकदम जबरदस्त तरीके से ये पूरा टॉपिक सॉल्व करने के लिए मेरे साथ में। चलिए जी, तो शुरू कर दे एकदम फटाफट से बच्चे लोगों। ठीक है, इस बार का आरटीपी में किसी तरह का कोई अमेंडमेंट आपको दिखने वाला नहीं है, बराबर, क्योंकि अमेंडमेंट है ही नहीं इस बार। तो पिछली बार वाले अमेंडमेंट्स को फोकस करके जाइएगा, वो भी सिर्फ हमारे कंपनीज एक्ट में थे। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चे लोगों। A enters into a contract with B that he sells his house for 10 lakh to B. ठीक है भाई। Further they both sign an agreement that if B uses the house for gambling purpose then B shall pay rupees 50,000 for it. क्या बात है बच्चे लोगों, एकदम क्वेश्चन पढ़ते ही आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे अल्टरनेटिव प्रोमिसेस दो दिख रहे हैं कि भाई अगर आप 10 लाख खरीदते हो तो 10 लाख रुपया आपको देना पड़ेगा, लेकिन अगर बाद में पता लगता है कि तुमने गैम्बलिंग के अंदर उसको यूज किया तो तुमको 50,000 रुपया और देना पड़ेगा, जिसका एक ब्रांच लीगल एक ब्रांच इलीगल दिख रहा है अपने को, अनलॉफुल पर्पस दिख रहा है। बी एग्रीड टू दिस हाउएवर आफ्टर अ ईयर ऑफ सेल। ओके, ठीक है भाई। तो बी एग्रीड टू दिस हाउएवर आफ्टर अ ईयर ऑफ सेल, बी ने वहां पे स्टार्ट कर दिया है, जैसा आप लोग देख पा रहे हो, गैम्बलिंग इन दैट हाउस। क्या यहाँ पे ए 50,000 का डिमांड कर सकता है? क्या आपको बताना है प्रोविजन के हिसाब से बच्चे लोगों। आंसर सारे हम लोग देखेंगे, लेकिन पहले मेरे साथ बहुत सीधा सीधा सा दिमाग में समझ लो। प्रोविजन आपको याद आ जाना चाहिए। सर ये तो अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल सही, बराबर। ये 10 लाख रुपीस जो लेना है ये वाला ब्रांच एब्सोल्युटली वैलिड है, लेकिन गैम्बलिंग वाला जो मैटर है उसमें ये 50,000 का डिमांड आप नहीं कर सकते हो, बिकॉज अनलॉफुल है। पुराना पार्ट है हमारा, कर चुके हम लोग इस क्वेश्चन को बहुत बेहतर तरीके से, तो आप लोग को ध्यान में रखना है। बहुत सिंपल से हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि भाई ये 50,000 आप रिकवर नहीं कर सकते हो। अभी हम लोग कॉन्ट्रैक्ट के एक बार सारे क्वेश्चंस देखने के बाद एक साथ इनके आंसर्स को देखने वाले हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बच्चे लोगों। सारे आंसर्स हम लोग चेक करेंगे। Seema was running a boutique in New Delhi. She has to deliver some clothes to her friend Kiran, who was putting up an exhibition at Mumbai. बढ़िया चीज है भाई, दिल्ली से मुंबई सामान जा रहा है, कपड़े जा रहे हैं। Seema delivered the sewing machine and some clothes to a railway company to be delivered at a place जहां पे एग्जीबिशन होने वाली थी। सीमा एक्सपेक्ट कर रही थी टू अर्न एन एक्सेप्शनल प्रॉफिट फ्रॉम द सेल्स मेड दिस एग्जीबिशन। हाउएवर शी डिड नॉट ब्रिंग दिस फैक्ट टू द नोटिस ऑफ रेलवे अथॉरिटीज। भाई उसके दिमाग में था कि भाई वहां पे बड़ा एग्जीबिशन लगेगा, बहुत सारे कपड़े सेल होंगे, बहुत अच्छा पैसा कमाएगी, लेकिन ये बात उसने रेलवे अथॉरिटीज को नहीं बताई। द गुड्स वर डिलीवर एट द प्लेस आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द एग्जीबिशन। गुड्स पहुंचे एग्जीबिशन खत्म होने के बाद। ऑन अकाउंट ऑफ सच ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय रेलवे अथॉरिटीज, क्या यहां पे सीमा अपने लॉसेस को रिकवर कर सकती है? क्या बच्चे लोगों, सेक्शन 73 स्पेशल डैमेजेस वाले हमारे पॉइंट्स, क्या कहते हो बच्चे लोगों? स्पेशल डैमेजेस, बराबर। ऑर्डिनरी डैमेजेस आप यहां पे रिकवर कर सकते हो, बिकॉज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो यहां पे दिख ही रहा है कि भाई आपके लॉसेस हुए, जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में बोला था टाइमली आपको पहुंचाना था वो नहीं पहुंचाया। लेकिन स्पेशल डैमेजेस जो आपका एक्सेप्शनल प्रॉफिट का जो चांस था वो आप नहीं कमा पाए, वो लॉस आप रेलवे कंपनी से रिकवर नहीं कर सकते, बिकॉज स्पेशल डैमेजेस तभी रिकवर होती है जब आपने सरकमस्टेंसेस के बारे में पहले से सामने वाली पार्टी को बता दिया हो। वो नहीं बताया तो यहाँ पे रिकवरी का कोई चांस नहीं बनेगा। बहुत सीधा सा पॉइंट हो गया। तो ये भी हम लोग अभी आंसर में चेक कर देंगे बच्चे लोगों, लेकिन आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि यस सर, इसका आंसर वहां से जाने वाला है। चलिए नंबर 3 पे चलते। चंदन वॉज सफरिंग फ्रॉम सम डिजीज एंड वॉज इन ग्रेट पेन. He went to Dr. झुनझुनवाला, whose consultation fee was rupees 300. 300 रुपया फीस है उनका। Okay. The doctor agreed to treat him, but on the condition that Chandan had to sign a promissory note. ओहो, अपनी पोजीशन का फायदा उठाने की कोशिश। डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं कि 5,000 रुपया भर के दो प्रमोसरी नोट का, कि तुम मुझे पे करोगे तभी तुम्हारा ट्रीटमेंट में करने वाला हूं। अब बेचारा मरता क्या ना करता, चंदन ने साइन कर दिया प्रमोसरी नोट, डॉक्टर साहब को दे भी दिया है।
ऑन रिकवरिंग फ्रॉम डिजीज, लेकिन बीमारी से ठीक होने के बाद चंदने का हटा सावन की घटा, मना कर दिया पेमेंट करने से। तो आपको रीजन के साथ में बताना है कि इधर डॉक्टर साहब पैसा रिकवर कर सकते हैं क्या बच्चों? इट इज अ मैटर ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस। अरे हमारा फ्री कंसेंट वाला चैप्टर पढ़ा ना, सेक्शन 15 से जो चालू होता है, 15, 16, 17, बराबर, खूब सारे सेक्शन अपने पढ़े उधर, बराबर। तो बहुत सीधा सीधा सा कंसेप्ट है कि भाई आप यहाँ पे मैटर सीधा सीधा सा अनड्यू इन्फ्लुएंस का है, तो यहां रिकवर करने का पावर प्रमोद 300 रुपया फीस ले सकते हो, वो रीजनेबल है। लेकिन ये जो आपने पैसा लिया अपना पोजीशन का बेनिफिट, देयर आर टू पार्टीज, वन इन पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अदर पर्सन, और उसमें डॉक्टर एंड पेशेंट का रिलेशन आता है फिड्यूशरी वाला, इस वजह से डॉक्टर से आप ये पैसा रिकवर नहीं कर पाएंगे। ये अपने को सीधा सा ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। सारे आंसर अभी चेक करेंगे, एक बार हम लोग आपस में डिस्कस कर लेते हैं कि क्या होना चाहिए। चलिए नंबर 4 पे आ जाते हैं। मिस्टर असीम इज अ लर्नेड एडवोकेट, क्या बात है, वेरी गुड एडवोकेट है, एंड हिज कार वाज स्टोलन फ्रॉम हिज हाउस, कार चोरी हो गया। He gave an advertisement in newspaper that he will give the reward of 10,000 who will inform about the car। बच्चे लोगों, लालबंद शुक्ला वर्सेस गौरीधर टाइप का मामला लग रहा है, कार खो गया, जो भी कार को लेकर के आएगा उसको पैसा देने की बात कर रहे हैं। इट मींस इट इज अ मैटर ऑफ जनरल ऑफर, है ना, जनरल ऑफर का मैटर लग रहा है। चलो, मिस्टर विक्रम जिन्होंने रीड द एडवर्टीजमेंट इन्होंने पढ़ लिया था, ऑन मेकिंग सम एफर्ट, कुछ एफर्ट्स लगाए, एंड गॉट द स्टोलन कार को ढूंढ भी लिया, एंड इन्फॉर्म मिस्टर असीम, और मिस्टर असीम को बता भी दिया। असीम फाउंड इस कार, लेकिन उन्होंने रिवॉर्ड देने से मना कर दिया। और क्या बोला उन्होंने, सुनो वकील साहब क्या कह रहे हैं, एन एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर इज जस्ट एन इन्विटेशन टू मेक ऑफर। और ये ऑफर था ही नहीं, उनका कहना ये तो इन्विटेशन टू रिसीव ऑफर है। बिल्कुल वैसा ही बच्चे लोगों जैसा कार्लिल वर्सेस कार्बोनिक स्मोक बॉल कंपनी में हुआ, वहां पे भी कंपनी ने ही बोला था कि हमने जो न्यूज़पेपर में दिया रिवॉर्ड का, वो तो सिर्फ एक इनविटेशन टू ऑफर था, वो ऑफर था ही का। जबकि हम लोग सब जानते हैं जब भी कोई इस तरह का एडवर्टीजमेंट आएगा जिसमें रिवॉर्ड डिक्लेयर है, वो हमेशा जनरल ऑफर की कैटेगरी में आएगा, बराबर। और इस पर एक्सेप्टेंस, सामने वाला वो काम कर दे, उस पर एक्सेप्टेंस हो गया, तो इनका कहना है कि भी आपको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। आपसे पूछा बताओ कि यहाँ पे क्या मिस्टर विक्रम क्लेम कर सकते हैं, 100% क्लेम कर सकते हैं भाई इनको पैसा मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, बिकॉज दिस इज नॉट अ मैटर ऑफ इन्विटेशन टू रिसीव ऑफर, ये सीधा सीधा सा जनरल ऑफर का मैटर है, तो इनको पैसा मिलना ही मिलना है, ये आप लोग ध्यान में रखने वाले हो। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। मिस्टर सिंघानिया एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट, क्या बात है, मिस्टर सिंघानिया विद मिस्टर सोनू टू सिंग इन हिज होटल फॉर 6 वीक। अरे अपना पुराना कंसेप्ट लग रहा है, ये तो 6 वीक तक मिस्टर सोनू निगम यहाँ पे गाने वाले, एवरी सैटरडे एंड संडे 6 वीक तक, ठीक है भाई। मिस्टर सिंघानिया प्रॉमिस टू पे ₹20,000 एवरी परफॉर्मेंस, हर परफॉर्मेंस का देने वाले हैं। मिस्टर सोनू ने परफॉर्म किया 2 वीक तक, बट ऑन 3rd वीक उनका हेल्थ कंडीशन वाज वेरी बैड, सो ही डिडंट कम टू सिंग, नहीं आ पाया भाई, तीसरे वीक में वो नहीं आ पाया, ठीक है, ओके भाई। मिस्टर सिंघानिया ने कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दिया है, कर सकते हैं अभी, एक जिला परफॉर्म नहीं करेगा तो दूसरा करेगा ही। आपसे पूछा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से क्या क्या पूछा है बच्चों लोगों, आओ देखो, 3 सिचुएशन डाली है। क्या मिस्टर सिंघानिया कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकते हैं? यस, सामने वाले ने नहीं किया तो आपके पास में राइट है कि आप भी परफॉर्म मत करो, तोड़ सकते हो। व्हाट वुड बी योर आंसर अगर मिस्टर सोनू टर्न्स अप इन 4th वीक, 3rd वीक तो नहीं आया, 4th वीक में आ गया, और मिस्टर सिंघानिया ने उसको अलाउ भी कर दिया बिना कुछ कहे, बढ़िया चीज है, यहां पे भी कॉन्ट्रैक्ट चलेगा। फिर यहां पे अब आपको टर्मिनेट करने का राइट गया। हाँ, एक काम कर सकते हो, 3rd वीक में जो नहीं आया उसका पैसा काट सकते हो, उसका डैमेजेस उससे ले सकते हो, बराबर। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट अब नहीं तोड़ोगे, अगर बिना कुछ कहे आप तोड़ सकते थे, लेकिन आपने 4th, 5th, 6th नाइट उसको आगे गाने दिया, तो इट मींस कॉन्ट्रैक्ट आपने बाय एक्ट कंटिन्यू कर दिया, ये अपने को ध्यान रखना है। और व्हाट वुड बी योर आंसर इन केस मिस्टर सोनू सेंड मिस्टर मीका, क्या बात है, सोनू निगम ने मीका सिंह को भेज दिया 3rd वीक में, जब वो बीमार हुआ ना, तो सोनू ने अपनी जगह पे मीका को भेज दिया, और मिस्टर सिंघानिया ने अलाउ भी कर दिया उसको बिना कुछ कहे। तो बच्चे लोगों, कई बार कॉन्ट्रैक्ट में, हालांकि पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट थर्ड पार्टी परफॉर्म करती नहीं है, लेकिन इधर बिल्कुल भाई सामने वाले कोई ऑब्जेक्शन नहीं है ना, इसकी जगह दूसरा बंदा गाने के लिए आया, और 3rd पार्टी ने, जो हमारी मेन पार्टी मतलब कौन हो गया, मिस्टर सिंघानिया, उन्होंने 3rd पार्टी परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट कर लिया, तो अब उनको मना करने का राइट नहीं है, अब ये कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल वैलिड माना जाएगा, आगे चलेगा, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो अभी आंसर्स भी चेक करेंगे बच्चे लोगों, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर एक साथ आंसर्स चेक करेंगे। एंटीसिपेटरी ब्रीच का मतलब पूछा है आपसे, एंटीसिपेटरी ब्रीच कॉन्ट्रैक्ट अकरिंग बिफोर द टाइम फिक्स, और इसके इफेक्ट्स पूछे बच्चे लोगों। कॉन्ट्रैक्ट के टाइम से पहले अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक होता है, परफॉर्मेंस की डेट से पहले, इट इज अ मैटर ऑफ एंटीसिपेटरी ब्रीच, और इसमें मैंने आपको कहा था 2 ऑप्शन आपके पास में है,
या तो आप भी सेम टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करो एंड फाइल सूट फॉर डैमेजेस। सेकेंडली वेट टिल डेट, परफॉर्मेंस डेट का वेट कर लो और तब अगर परफॉर्म हो जाए तो अच्छी बात है, अदरवाइज पार्टी हैव राइट टू फाइल सूट, ये अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो अपना है बच्चे लोगों वो सोगा का लग रहा है, केवे डैम्प्टर सोगा का क्वेश्चन है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का। तो पहले आप लोगों को मैं 1 से 6 तक के क्वेश्चंस के आंसर एक बार दिखा देता हूं। अरे बाप रे कितना 17 क्वेश्चन दिया बच्चे लोगों इन्होंने। आइए फटाफट से आंसर्स को चेक करेंगे। फर्स्ट आंसर चेक करो। देखिए अभी आंसर वगैरह कैसे लिखना है ये सारा पैटर्न सारा तरीका आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता है, तो उस पर ज्यादा अभी टाइम नहीं लगाने का है। ये देखो सेक्शन 24 आ गया, एग्रीमेंट वेयर सम पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज लीगल और अदर पार्ट जब इलीगल हो तो वैलिड पार्ट जो लीगल पार्ट है उसको आप परफॉर्म करवा सकते हो, अगर सर्विंग किया जा सकता है, अगर आप उसको अलग अलग कर सकते हो, अपना पुराना पॉइंट था, तो लॉफुल पार्ट इन्फोर्सेबल हो जाएगा, दूसरा वाला पार्ट वॉइड हो जाएगा, यही है। 10 लाख वाला एब्सोल्युटली वैलिड रहेगा और सेकंड पार्ट जो है वो इलीगल और वॉइड रहेगा, वो आप नहीं ले सकते हो, नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ है। वन पार्ट इज लीगल एंड अदर पार्ट इज इलीगल एंड इफ यू कैन सेपरेट इट तो सेपरेट कर दो, बहुत सीधा सा पॉइंट है। ठीक है, सेकंड वाला मैंने आपको कह ही दिया था 73 से 75 यहीं पे पड़ी थी ना अपने डैमेजेस सारी, तो स्पेशल डैमेजेस आप जब तक बता नहीं दो रिकवर नहीं कर सकते। केस का नाम आपको पता है, हैंडले वाला केस अपन यूज करते हैं, इसके अंदर नेचुरली जो अराइज हुआ वो ले सकते हो, ऑर्डिनरी डैमेजेस आप रिकवर कर सकते हो, लेकिन स्पेशल डैमेजेस के लिए आपको अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस के बारे में सामने वाली पार्टी के नॉलेज में लाना पड़ेगा, नहीं तो आप सिर्फ क्या कर पाओगे, ऑर्डिनरी डैमेजेस ले पाओगे। क्वेश्चन के अंदर फाइनल आंसर बच्चों यही है, in the given case सीमा has to an exceptional profit out of sale made at the exhibition, she never inform about railway authorities, आपने उनको नहीं बताया इसलिए लेट जब डिलीवर हुआ तो आप रिकवर कर सकते हो खाली जो आपके ऑर्डिनरी बिजनेस के लॉसेस है ना, तो स्पेशल वाले जो लॉसेस आपके प्रॉफिट के हुए वो आप रिकवर नहीं कर पाओगे, यही बात अपन लोगों ने किया बच्चे लोगों, बहुत सिंपल था। थर्ड वाला क्वेश्चन आपको मैंने कह दिया, सेक्शन 15 से हम लोग शुरू करते हैं, फ्री कंसेंट के बारे में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं, कोर्जन के बारे में सेक्शन 16 में हमारा अनड्यू इन्फ्लुएंस है, तो सबसे पहले अनड्यू इन्फ्लुएंस का बेसिक यहां तक आप लोग समझा दोगे, डेफिनेशन का पार्ट था बराबर, बहुत सिंपल है, जो जो पॉइंट्स अपन ने पढ़े उनका हेडिंग्स यहाँ पे सबका डाल दिया है। सबसे पहले मीनिंग समझाओ, फिर फर्दर ए पर्सन इज डीम्ड टू बी पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ एन अदर, रियल और अपरेंट ऑथोरिटी हो, फिड्यूशियरी रिलेशन हो या मेंटल कैपेसिटी को आप इफेक्ट करने की पोजीशन में हो, अपने सब पढ़ा हुआ है बराबर। फिर उसके बाद में इफेक्ट्स 19 में भी दे रखे हैं, अनड्यू इन्फ्लुएंस के कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है एट द ऑप्शन ऑफ द पर्सन, और या तो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करे या रियल के अंदर उसको परफॉर्म कराए, सब कुछ आपने पढ़ा हुआ है। और यहाँ पे बहुत सीधा सा है कि झुंझुन वाला कैन नॉट रिकवर द अमाउंट ऑफ प्रमोजरी नोट, लेकिन नॉर्मल कंसल्टेशन फी वो रिकवर कर सकता है। पूरा सेक्शन अपने को समझाने का इधर, ये आप लोग ध्यान रखने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट पे आता हूं। नेक्स्ट वाला बच्चे लोगों, इन्विटेशन टू ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम ऑफर। अब ऑफर के साथ आप जनरल ऑफर लिख सकते हैं, है ना, कोटेशन, मेन्यू कार्ड, प्राइस टैग, ये सारी चीजें, एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर, वो सारे इन्विटेशन टू ऑफर है, वो ऑफर नहीं है बराबर। लेकिन ये जो मैटर है ये एब्सोल्युटली इट इज अ मैटर ऑफ जनरल ऑफर, जहां पे सामने वाला बंदा एक्सेप्ट करके बिल्कुल मतलब वो काम करके एक्सेप्टेंस दे सकता है, तो एक्सेप्टेंस ऑफ एन इन्विटेशन ऑफर में जाता है, जबकि ऑफर का मतलब ये होता है कि सामने वाले को अपना कंसेंट देना है, बहुत सीधा सा है। जब एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर में, ये देखो, व्हेन एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर इज मेड फॉर रिवॉर्ड, जो आपको हमेशा मैंने क्लास में बोला है, इट इज जनरल ऑफर टू पब्लिक, ये हमारी मेन लाइन होगी। तो थोड़ा सा एक दो लाइन में इन्विटेशन टू ऑफर को समझाना, फिर वो जनरल ऑफर क्या होता है वो समझाना, और फाइनली आपका आंसर हो पाएगा कि भैया यहाँ पे बिल्कुल 10,000 रुपए विक्रम ले सकता है, और मिस्टर एडवोकेट जो है वो इज मिस्टर असीम इज लायबल टू पे टू ₹10,000 टू मिस्टर विक्रम, ये अपने को ध्यान में रखना है बराबर। नेक्स्ट पे लेके चलता हूं आपको। नेक्स्ट वाला जो अपना सोनू निगम वाला था, सेक्शन 40 सेक्शन 41 बराबर, it appears from the nature of case that it was intention of the parties to any contract that any promise contained it should be performed by the promiser himself, तो फिर वो खुद ही परफॉर्म करेगा, आप लोग जानते हैं। और मैंने आपको कहा था पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद थर्ड पार्टी भी परफॉर्म कर सकती है, अगर यहाँ पे पर्सन जो अपना मेन है प्रॉमिसी वो उसको एक्सेप्ट कर ले तो, ठीक है। अब फर्स्ट आंसर, एज मिस्टर सोनू कुड नॉट परफॉर्म एज पर, परफॉर्मेंस वाले चैप्टर का क्वेश्चन है, मिस्टर सिंघानिया कैन कैंसिल दी कॉन्ट्रैक्ट, हमें ऐसा क्वेश्चन किया हुआ भी है, ठीक है, कर सकता है। सेकेंड पार्ट, सेकेंड सिचुएशन में अगर वो सोनू को अलाउ करता है 4th वीक में आने के लिए, तो मतलब आपने कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू किया है, तो यहां पे आप कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं कर पाओगे, लेकिन आप सोनू से 3rd वीक का डैमेजेस जरूर रिकवर कर सकते हो। अब खास बात, सिंघानिया ने मीका को अलाउ कर दिया 3rd वीक में बिना कुछ बोले,
इट मींस उन्होंने थर्ड पार्टी के परफॉर्मेंस को एक्सेप्टेंस दे दिया। वो अपना क्वेश्चन था ना, 10,000 रुपए मांगता है और उसका फ्रेंड 6,000 पे कर देता है और सामने वाले ने एक्सेप्ट कर लिया तो कर लिया, भी 6,000 इक्वल हो गए, है ना। तो यहां अब सिंघानिया कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट नहीं कर सकता है, न ही यहां पे डैमेजेस डिमांड कर पाएगा, बिकॉज अब डैमेजेस हुई का थर्ड वीक में ही वो नहीं आया और उसने अपनी जगह दूसरे को भेज दिया, तो बट ऑब्वियस कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू कर गया, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए था। और 6 क्वेश्चन बचे लोगों को डायरेक्ट थ्योरी का क्वेश्चन है, एंटीसिपेटरी ब्रीच आप लोग को समझाना है बढ़िया तरीके से। आप चाहें तो इतने बड़े मैटर के साथ मेन मैटर लेके कोई बढ़िया सा एग्जाम्पल भी लगाएं तो और मजा आ जाएगा। बाकी ये देखो वही है, या तो कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच ट्रीट कर लो या फिर उसको स्टिल ऑपरेटिव मान करके रखो, उसके बाद देख लो, वेट कर लो, वेट टिल डेट, जैसा आपको मैंने कहा था, ये अपने को आंसर में लिखना चाहिए, बराबर। तो ये सारे हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के क्वेश्चंस हो गए बच्चों। आ जाओ सेकंड पार्ट पे चलते हैं। इस बार इन्होंने अलग अलग हेडिंग नहीं दिया है, हर बार आपके आरटीवी में हेडिंग्स होता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट के, ये सोगा के, इस बार एक साथ 17 क्वेश्चंस का मंच बना के आपको दे दिया डायरेक्टली। चलिए जी, बड़ा सा क्वेश्चन अपने को दिख रहा है, सोगा के क्वेश्चंस वैसे भी बहुत बड़े दिखते हैं अपने को। AB Cloth House, a firm dealing with the wholesale and retail, buying and selling of various kinds of cloth, customized as per the requirement of the customers, ठीक है। They deal with silk, उसके अलावा जो भी है भाई ये क्या है, ऑर्गेंडाई, कॉटन, खादी, शिफॉन एंड मैनी अदर डिफरेंट वैरायटीज ऑफ क्लोथ। अपने क्लोथ के बारे में पता नहीं, लेकिन इतने सारे यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है भाई। Mrs. Rima, a customer came to the shop and asked for specific type of clothes. कुछ क्लोथ उन्होंने डिमांड किए, suitable for marketing, making a sari for her daughter's wedding. She specifically mentioned that she required cotton silk cloth which is best suited for his purpose. उन्होंने डिमांड किया कि इस पर्टिकुलर टाइप का कपड़ा चाहिए, अपना पर्पस भी सामने वाले को बता दिया। The shop owner agreed and arranged the cloth pieces cut into as per buyer's requirement. तो शॉप के ओनर ने उसको कटवर्ड भी करवा दिया है, ठीक है। When Rima went to the tailor for getting the sari stitched, she found that sailor has supplied her cotton, जो भी ऑर्गेंडाई मटेरियल था, cloth was not suitable for the purpose. Purpose के हिसाब से सही था ही नहीं। It is heavily stretched and not suitable for making the sari. जैसा रीमा को चाहिए था वो उसके लिए सुटेबल था ही नहीं। तो टेलर ने उसको बोला कि आप ये वापस कर दो, रिटर्न कर दो, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सही नहीं है। अब वापस शॉप पे गई होगी एंड शॉप ओनर रिफ्यूज टू रिटर्न द क्लोथ ऑन द प्ली दैट, उसने क्या ग्राउंड दिया, इट वाज कट। ये ऐसा सेम क्वेश्चन स्टडी मैट में बच्चों को टिम्बर वाला, जहां एक बंदे ने अपना पर्पस बताया कि डोर बनाने के लिए उसको लकड़ी चाहिए, फिर उसके हिसाब से उसने कट भी करवा दी, बेचारा कट करवा के लेके गया, तो वहां पे कारपेंटर ने बोला कि दिस इज नॉट सुटेबल फॉर द पर्पस, वापस देना चाह रहा है लेकिन नहीं दे पाया, सेम टू सेम क्वेश्चन साड़ी पे डाल दिया, बराबर। तो वो ये कह रहा है कि वापस रीसेल तो होंगे नहीं, इसीलिए वो वापस नहीं लेगा। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन दे रखा है बच्चे लोगों को, सेम टू सेम। आपको अब क्वेश्चन पढ़ते ही सबको लगेगा सर इट इज अ मैटर ऑफ क्वालिटी और फिटनेस। जिधर बायर अपना पर्पस बता देता है सामने वाले को, तो इट इज ड्यूटी ऑफ सेलर टू प्रोवाइड गुड्स अकॉर्डिंग क्वालिटी और फिटनेस। बिल्कुल सही जा रहे हो, ठीक है। लेकिन इन्होंने बोला आपको केवीएट एम्टर का रेफरेंस देते हुए आंसर लिखना है, बराबर। ड्यूटी बताना है बायर का एज वेल एज सेलर का भी, और साथ में ये भी बताना है कि क्या मिसेस रीमा को पैसा वापस मिलेगा या राइट काइंड ऑफ क्लोथ मिलेंगे, बताओ। तो इसका मतलब, अच्छा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अल्टीमेटली केवीएट एम्टर के एक्सेप्शन के अंदर भी हमारा क्वालिटी और फिटनेस वाला पॉइंट लगता है, तो ठीक है ना। हम पहले स्टार्टिंग में केवीएट एम्टर को समझा देंगे, बायर का ड्यूटी आ जाएगा कि इट इज ड्यूटी ऑफ बायर टू लुक आफ्टर द गुड्स या चेक द गुड्स बिफोर परचेज, अदरवाइज सेलर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, है ना, खुद का गलती के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल रहेगा, वो सारा पॉइंट लिख देंगे। फिर एक्सेप्शंस के पॉइंट आएंगे हमारे, उसमें अपनी इंप्लाइड कंडीशंस जो भी थी वो सारी आ जाएंगी, और तब हम ये लिखेंगे कि भाई इट इज ड्यूटी ऑफ सेलर टू प्रोवाइड गुड्स अकॉर्डिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द बायर, अदरवाइज सेलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। और यहाँ पे मिसेस रीमा या तो पैसे वापस लेके जाएंगी और या फिर अपने अकॉर्डिंग जो क्लोथ जो रिक्वायरमेंट की वो लेके जाएगी, इसके पास पूरा राइट है, ये अपने को आंसर में लिखना है। तो सेम क्वेश्चन है बच्चे लोगों को वैसे ही, तो अभी अपन आंसर चेक भी कर लेंगे, ठीक है। एक दो क्वेश्चन पहले सुबह के सारे देख लेते हैं, पार्टनरशिप पे पहुंचेंगे उससे पहले इसको चेक कर लेंगे। A went to B shop and selected some jewelry, ठीक है भाई। He falsely represented himself to be man of credit. ओके, ऐसा क्वेश्चन भी अपन ने किया, लेकिन फ्रॉड में किया, लेकिन सोगा का क्वेश्चन है। उसने अपने आप को कोई दूसरा बढ़िया रेपुटेटेड आदमी बताया एज बी टू टेक द पेमेंट ऑफ चेक, ओके, और बोला भाई आप चेक से पेमेंट ले लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। He further requested him to hand over the particular type of ring immediately. ये एक रिंग तो मुझे आप अभी दे दो, ओके।
ड्यू डेट के ऊपर जब सेलर ने उसका चेक प्रेजेंट किया, बी प्रेजेंटेड द चेक, चेक जो है वो डिसऑनर हो गया, मतलब बेचारे के बी के साथ में फ्रॉड हो चुका है। बिफोर बी कुड अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट, इससे पहले कि बी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करता ऑन द ग्राउंड ऑफ फ्रॉड बाय ए, कि मेरे साथ ए ने फ्रॉड किया, ही हैड सोल्ड द रिंग टू सी, प्लेज व्लेज पे नहीं रखा, बेच ही दिया, सी को बेच दिया, पर सी ने उसको बेचारे को गुड फेथ में ले लिया, बिना इस नॉलेज के ले लिया कि वो किसी और का था या ए ने अंडर वॉडेबल कॉन्ट्रैक्ट लिया है। तो आपको बोला है बच्चों, नॉन ओनर ने यहां पे गुड सेल कर दिए, बताओ वैलिड या नहीं है? एब्सोल्युटली वैलिड रहेगा बच्चों। नेमो डेट कुड नॉन हैबिट, नो वन कैन ट्रांसफर मैटर टाइटल हिमसेल्फ एज, इसके एक्सेप्शन में लिखा हुआ है, अगर किसी पर्सन ने वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में कुछ गुड्स एक्वायर किए, जैसे यहां पे ए ने किए, और मेन जो ओनर था यानी कि बी, वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवाने का सूट फाइल करे, इससे पहले पहले इस बंदे ने गुड्स अगर किसी को सेल कर दिए, जैसे यहां पे हुए भी हैं, और लेने वाले ने गुड फेथ में ले लिए, तो ओनरशिप का ट्रांसफर तो नए वाले बंदे को हो जाएगा। हाँ, अब जिसके साथ फ्रॉड हुआ है, वो जिसने फ्रॉड किया, मतलब बी ए से अपना पैसा रिकवर कर ले, वो सब ठीक है, लेकिन ओनरशिप तो ट्रांसफर हो जाएगा बच्चों। एक्सेप्शन के अंदर अपन ने क्लियर पढ़ा हुआ है, और फ्रॉड है इट मींस वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बनता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 17 काम करता है, ये अपने को इधर ध्यान में रखना चाहिए, बहुत सीधा सा पोर्शन है। चलिए जी, ठीक है, बात समझ में आया, आंसर भी अभी चेक कर लेंगे अपन। अब नेक्स्ट में आपसे बोला है भाई, दो क्वेश्चन और हैं सोगा के, क्लासिफाई द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन अकॉर्डिंग द टाइप ऑफ गुड्स। एक होलसेलर है, कॉटन के 100 बॉल्स उसके गोडाउन के अंदर हैं, और उसमें से 50 बॉल ही एग्री टू सेल 50 बॉल्स, ओके, एंड दीज बॉल्स वर सेलेक्टेड एंड सेट असाइड। क्या बात है, तो 100 बॉल पड़ी है, तो इट इज एग्जिस्टिंग गुड्स, और एग्जिस्टिंग गुड्स में भी जब आपने 50 बॉल सेलेक्ट करके अलग कर लिया है, तो इट इज अ मैटर ऑफ असर्टेन गुड्स। क्या कहते हो बच्चों को, असर्टेन गुड्स हो गए ये, तो 50 वाले जो हैं एग्जिस्टिंग में भी असर्टेन हो गए। सेकंड वाले में ए एग्री टू सेल टू बी 1 पैकेट ऑफ शुगर आउट ऑफ द लॉट ऑफ 100 पैकेट लेइंग इन हिज शॉप। अभी सिर्फ एग्री किया उसने कि वो 100 में से एक पैकेट उसको सेल करेगा, लेकिन कौन सा करेगा अभी नहीं पता, तो इट इज अ मैटर ऑफ अनअसर्टेन गुड्स दिख रहा है ये तो अपने को, ये अनअसर्टेन हो गए, ये असर्टेन गुड्स हो गए। और टी एग्री टू सेल टू एस टू ऑल द एप्पल व्हिच वर प्रोड्यूस्ड इन हिज गार्डन दिस ईयर, फ्यूचर गुड्स का मैटर हो गया, गार्डन में जो एप्पल्स प्रोड्यूस होंगी, तो फ्यूचर गुड्स का मैटर लग रहा है ये तो अपने को, तो बहुत सीधा सीधा से आप लोगों को पता ही है। तो अभी चेक कर लेते हैं, हमारे आंसर भी चेक कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10th वाला, सर्टेन गुड्स वर सोल्ड बाय सैंपल बाय ए टू बी, ठीक है, हु इज टर्न सोल्ड द सेम गुड्स, देखिए समझिएगा, सर्टेन गुड्स सैंपल के थ्रू ए ने बी को सेल किए, और सैंपल दिखा के ही बी ने आगे सेल कर दिए सी को, और सी ने सैंपल के थ्रू उसको सेल कर दिए डी को। बच्चे लोगों, मामला कुछ ऐसा चला है कि ए ने सैंपल के थ्रू बी को सेल किए, बी ने सी को, और सी ने डी को सेल कर दिया, ओके। गुड्स सैंपल के अकॉर्डिंग थे ही नहीं, और ये बात जैसे ही डी को पता लगी, डी ने गुड्स रिजेक्ट कर दी और सी को नोटिस भेज दिया कि आई एम रिजेक्टिंग द गुड्स बिकॉज गुड्स वर नॉट अकॉर्डिंग टू सैंपल, सैंपल के अकॉर्डिंग थे ही नहीं, ठीक है ना। तो उसने गुड्स को रिजेक्ट कर दिया और सी को नोटिस दे दिया। अब सी जो है वो भाई बी पर केस करना चाहता है, और बी जो है वो ए पर केस कर देता है। आप इनको बताओ, एडवाइस करो बी और सी को कि क्या करना चाहिए। ए को तो क्या करोगे, मेन बंदा तो यही है, बी और सी को एडवाइस करो। सी को ही एडवाइस करो क्या बी पे केस कर सकता है क्या, बी को एडवाइस करो क्या ए को सेल कर सकता है, आपका सूट फाइल कर सकता है क्या। बच्चे लोगों, सिंपल है। सेल बाय सैंपल के थ्रू जब गुड सेल होता है, इट इज अ मैटर ऑफ इम्प्लाइड कंडीशन। सुनना ध्यान से, और इम्प्लाइड कंडीशन कभी भी ब्रेक होता है तो आपको कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने का राइट मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता है, इधर भी मिल रहा है, लेकिन ये राइट किसके पास है, डी के पास है, क्योंकि डी के पास अभी गुड्स है, तो उसको सेल बाय सैंपल के अकॉर्डिंग नहीं दे तो वो सी को गुड्स भी वापस कर सकता है, डैमेजेस भी डिमांड कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या, सी बी के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल का केस नहीं कर सकता, नहीं बी ए पर कर सकता है। ध्यान से सुनना। सर क्यों सर, सुनो, सी ने इन गुड्स को आगे सेल कर दिया, और आगे सेल करते ही अब कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के आपके राइट्स खत्म। सेम बी ने भी यही किया, सैंपल बेसिस पे लिया और आगे सी को सेल कर दिया, तो अब आपने चूंकि गुड्स पर एक्सेप्टेंस दे दी तभी तो रीसेल किया, तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का आपका राइट खत्म। हाँ, एक चीज जरूर है, यहां आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, सी बी से और बी ए से डैमेजेस क्लेम कर सकता है, 100% डैमेजेस क्लेम हो सकती है। लेकिन आप सोचो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर पाओ, वो खाली डी कर पाएगा सी के अगेंस्ट में, बाकी आपका अप्रूवल हो गया कॉन्ट्रैक्ट पे, तो आपको कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का राइट तो नहीं मिलेगा भाई। सीधा सा पॉइंट है। आओ आप लोग को मैं आंसर दिखा भी देता हूं, टेंशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, आ जाओ। जैसा आपको मैंने कहा था केबी डेबिटर समझा देना, पूरा समझा दिया है।
फिर उसके एक्सेप्शंस बता देना। ये देखो सबके नाम ही लिखना है, डिटेल नहीं लिखना है, ठीक है। इसमें हमारा पहला पॉइंट क्वालिटी टू यूज वाला पॉइंट आ ही जाएगा भाई, सीधा सा पॉइंट था, ये देखो आ भी गया। और बेस्ड ऑन द अबव प्रोविजन हम कंक्लूड क्या कर रहे हैं कि रीवा बिल्कुल पैसा वापस मिलेगा, नहीं तो उसके अकॉर्डिंग उसको गुड्स वापस मिलेंगे ही मिलेंगे। ये अपने को ध्यान में रखना है क्योंकि उसका ड्यूटी बनता है पर्पस के हिसाब से देने का, ठीक है बराबर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बच्चों, सेक्शन 27 अगेन नेमोडेट वाला रूल है, नो मैन कैन ट्रांसफर बैटर टाइटल, लेकिन इसके एक्सेप्शन है और उसमें अपना वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वाला पॉइंट आ गया। देखो सारे पॉइंट लिख दिए वॉइडेबल वाले, है ना। और फाइनल आंसर अपना ये है कि ओनरशिप का ट्रांसफर तो हो गया। देखो वैलिड सेल, क्वेश्चन समझा दिया पर यहाँ पे क्लियर बोल दिया है कि इट इज अ वैलिड सेल, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने से पहले आगे किसी को बेचा और उसने गुड फेथ में बिना नॉलेज के खरीद लिया तो गया उसके पास में ओनरशिप, अभी ए के पास से तो गया। सी वैलिड ओनर है, अभी ए क्या करे, सॉरी बी क्या करे, ए से रिकवर कर ले जो भी लॉसेस वॉसेस है। ये पूछा नहीं है तो अपने को नहीं लिखना था। 9th में वो 3 पॉइंट पूछे थे बच्चे लोगों। सबसे पहला 100 पड़ी हुई है, मतलब एग्जिस्टिंग गुड्स है, उनमें से 50 को आपने सेट असाइड कर लिया तो असर्टेन गुड्स हो गए, ये देख लो, है ना, आइडेंटिफाई हो गए तो असर्टेन गुड्स हो गए। सेकंड वाले में 100 में से एक पैकेट, लेकिन कौन सा अभी तक पता नहीं है, नॉट नोन है, तो अनअसर्टेन गुड्स हो गए, मैंने पहले ही कहा था आपको। थर्ड वाले में इट इज अ मैटर ऑफ फ्यूचर गुड्स, एग्रीमेंट टू सेल है, फ्यूचर गुड्स हो गया, ध्यान में रखना था। 10th वाला क्वेश्चन बच्चे लोगों, सैंपल वाला पॉइंट समझाना। इन द इंस्टेंट केस डी हु नोटिस द डेविएशन ऑफ गुड्स फ्रॉम सैंपल, वो गुड्स को रिजेक्ट कर सकता है। गुड्स को रिजेक्ट करने का मतलब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, इंप्लाइड कंडीशन को ब्रीच मानेगा, है ना, क्लियर पता है अपने को, प्रोविजन लिख देना है, जब क्वालिटी के हिसाब से नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट को बिल्कुल कैंसिल कर सकता है, वो ये पूरा का पूरा उसके पास पावर है। तो पहले सेल बाय सैंपल का प्रोविजन लिखना, फिर लिखना कि डी हैव राइट टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन सी कैन, बच्चों ध्यान से देख लो, सी सिर्फ क्या रिकवर कर पाएगा, डैमेजेस ओनली फ्रॉम बी, और बी भी आगे ए से रिकवर डैमेजेस फ्रॉम ए। सी और बी इसको ब्रीच ऑफ कंडीशन नहीं मान सकते, खाली ब्रीच ऑफ वारंटी मान ले, अपने पढ़ा था ना, और खाली डैमेजेस क्लेम कर लो, लेकिन आप इसको इंप्लाइड कंडीशन का ब्रीच नहीं मानोगे, बिकॉज आपने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया। आगे सेल करने का मतलब ये है कि आपने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया, उस पर अपना एक्सेप्टेंस इनडायरेक्टली दे दिया, तभी तो आगे सेल किया रहेगा। इसीलिए अब आप कॉन्ट्रैक्ट को, हमने आपको कहा भी था, या तो कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करो या रिजेक्ट करो, आगे सेल करके आपने कॉन्ट्रैक्ट पे एक्सेप्टेंस दे दिया, अभी डैमेजेस डिमांड कर लो, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का राइट गया आपके हाथ से, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए था। चलिए जी, अगले क्वेश्चंस पार्टनरशिप से चालू हो रहे हैं। 3 एक्ट अभी आपसे बाकी है, आइए फटाफट से इसको भी चेक खत्म करेंगे अभी अपन। आइए जी, बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है अपने को, चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? सोहन, रोहन एंड जय वर पार्टनर्स इन ए फर्म, और फर्म इज अ डीलर इन ऑफिस फर्नीचर, ठीक है भाई। They have regular dealing with the ABN company for the supply of furniture for their business. On 30th June 2018, one of the partner, Mr. Jay, died in a road accident. ठीक है भाई, ये तो पुराना पॉइंट, वो मिनी वाला जो एग्जांपल था अपना, डेथ वाला। 30 जून को बच्चे लोगों इन्होंने सप्लाई का ऑर्डर दे दिया है, और 30 जून को दे दिया था। अच्छा, the firm is dealer in office furniture. They have regular dealings with ABN company for supply of furniture. 30 जून 2018 को, अच्छा 30 जून 2018 को रोड एक्सीडेंट के अंदर डेथ हो गई है मिस्टर जय की, ओके। और फर्म ने एबीएन कंपनी को सप्लाई का ऑर्डर दे दिया था 25 मई को, मतलब ऑर्डर देने के बाद में, ऑर्डर देते वक्त में पार्टनर जिंदा था, बराबर, और ऑर्डर देने के बाद उसकी डेथ हो गई, ठीक है। बाकी के 3 पार्टनर हैं, एक की डेथ हुई है, बाकी 2 ने बिजनेस को कंटिन्यू रखा। नाउ फर्म डिड नॉट, डेथ का कोई नोटिस नहीं दिया, बट ऑब्वियस है डेथ का पब्लिक नोटिस होता भी नहीं है, ये आप लोग जानते हो, किसी को भी नहीं दिया। नाउ एबीएन कंपनी ने 25 जुलाई को डिलीवर किया, मतलब डेथ के बाद में, ऑर्डर दिया था डेथ से पहले, डेथ के बाद में डिलीवरी हो गया है, और उस बेचारे को डेथ के बारे में पता भी नहीं होगा। द फैक्ट अबाउट जयस डेथ वाज नोन टू देम एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। डिलीवरी किया तो पता लगा एक पार्टनर का डेथ हो गया है, ओके। आफ्टरवर्ड फर्म इंसॉल्वेंट हो गया और एबीएन कंपनी का पैसा नहीं दे पाया। एबीएन कंपनी केस करती है प्राइस की रिकवरी के लिए, करना भी चाहिए। अब आपको बताना है क्या मरने वाले पार्टनर का प्राइवेट एस्टेट इसके पेमेंट के लिए यूज में आएगा, क्या नहीं आएगा बच्चे लोगों। हम लोग ऐसा क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं। आपको मैंने अकाउंट्स के एंट्री का रेफरेंस दिया था उस वक्त के अंदर भी कि भाई ऑर्डर की कोई एंट्री होती है या नहीं होती ना। एंट्री किसकी होती है? जब गुड्स रिसीव होते हैं, है ना, गुड्स, भाई गिव परचेज ऑर्डर, इसका कोई जनरल एंट्री नहीं है। उस कंसेप्ट पे मैंने आपको कहा था
ऑर्डर भले उसके जिंदा रहते दे दिया है, सप्लाई मरने के बाद अगर हुई है तो उसका प्रॉपर्टी इसके लिए रेस्पॉन्सिबल पेमेंट के लिए नहीं रहेगा। ये अपने को आंसर में ध्यान में रखना है। तो ये आंसर देख भी लेंगे, फाइनल आंसर मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट पे चलते हैं, पार्टनरशिप के सारे देख लेते हैं। मोनी एंड टोनी पार्टनर्स हैं, नाम बढ़िया रखा है, मोटो, मोनी का मो ले लिया और टोनी का टो ले लिया और कंपनी बन गई इनकी मोटो, सॉरी कंपनी नहीं, पार्टनरशिप फर्म बन गया मोटो एंड कंपनी। दे एडमिटेड, और इसमें इन्होंने क्या किया है, एडमिटेड सोनी, ओके, मोटो सोनी एज पार्टनर इन द फर्म एज ही इज एक्टिवली एंगेज इन डे टू डे एक्टिविटीज। ठीक है भाई, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। देयर इज अ ट्रेडिशन इन द फर्म कि सारे एक्टिव पार्टनर को मंथली रेम्यूनरेशन 20,000 का देते हैं, लेकिन एक्सप्रेस एग्रीमेंट उनके बीच में नहीं है, तो डीड वगैरह नहीं है। सोनी के एडमिशन के बाद में भी मोनी और टोनी के तो बेचारों को सैलरी, मतलब इनको तो बेचारे नहीं है, इनको तो सैलरी मिल रही है, बेचारा कौन, सोनी को यहाँ पे कोई सैलरी वो लोग नहीं दे रहे। सोनी क्लेम करता है भाई ट्रेडिशन है आपके यहाँ का, मुझे भी मिलना चाहिए, लेकिन बाकी पार्टनर्स मना कर देते हैं कि ऐसा कोई एक्सप्रेस एग्रीमेंट नहीं है तो तुमको नहीं मिलेगा। तो आपको बताना है क्या सोनी को मिलेगा क्या। कई लोगों को यहाँ पे लगेगा सर डीड नहीं है इसलिए नहीं मिलेगा, बच्चों मिलेगा। प्रोविजन ये कहता है कि जब तक एक्ट में अगर लिखा है तब तो, सॉरी अगर आपस में एग्रीमेंट किया तब तो देना ही है। पार्टनरशिप एक्ट कहीं पर भी रेम्यूनरेशन की बात नहीं करता है, लेकिन दो केसेस में रेम्यूनरेशन मिल सकता है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। एक तो किसी तरह का उनके बीच में कोई एक्सप्रेस वाला एग्रीमेंट हो, वो अपना पार्टनरशिप डीड हो गया, या अगर किसी तरह का कोई ट्रेडिशन चला आ रहा है, जैसे इन्होंने लिखा है ना देयर इज अ ट्रेडिशन, तो अगर आप किसी तरह का कोई भी दे तो नहीं रहे थे, लेकिन ट्रेडिशनली आप अगर रेगुलर बेसिस के ऊपर पहले से देते आ रहे हो, तो फिर वो चीज भी बिल्कुल वैसी वैलिड मानी जाती है जैसे एग्रीमेंट के अंदर वो इंप्लाइडली उसको वैलिड मानते हैं। और उस केस में यहाँ पे सोनी को बाकायदा रेम्यूनरेशन का पेमेंट होगा। ये अभी आंसर आपको बताऊंगा, भी अपने को ध्यान में रखना है, बहुत बढ़िया पॉइंट है। कई लोग इसमें गलती कर देते हैं, ज्यादातर अपने को लगता है डीड में नहीं है, भाई डीड में तो नहीं है, लेकिन रेगुलर बेसिस पे ट्रेडिशनली मिल रहा है ना, जब मिल रहा है तो इसको भी मिलेगा, बाकी को क्यों मिल रहा है ना, ये ध्यान रखोगे। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी आंसर भी देखेंगे। XYZ एंड कंपनी इज अ पार्टनरशिप फर्म अनरजिस्टर्ड फर्म है, क्या बात है, अनरजिस्टर्ड फर्म। द फर्म हैज परचेज सम आयरन रॉड्स फ्रॉम अदर पार्टनरशिप कंपनी, अदर पार्टनरशिप फर्म। एलेमेंट एंड कंपनी ये भी अनरजिस्टर्ड है, बहुत बढ़िया भाई। XYZ एंड कंपनी भी अनरजिस्टर्ड, दोनों अनरजिस्टर्ड मिल गई, ये इस पे केस कर सकती है ना, ये इस पे केस कर सकती है। XYZ कंपनी कुड नॉट पे द प्राइस विद इन टाइम, इसने पैसा टाइम पे दिया नहीं, XYZ कंपनी ने परचेज किया था लेकिन पैसा टाइम पे नहीं दिया दूसरी कंपनी को, तो एलिमेंट कंपनी हैज फाइल्ड सूट अगेंस्ट XYZ, उसने इस पर केस कर दिया। कैसे करोगे भैया, तुम भी अनरजिस्टर्ड, वो भी अनरजिस्टर्ड, तो क्या एलिमेंट कंपनी यहाँ पे XYZ पे सूट फाइल कर सकती है क्या, क्या कहते हो बच्चे लोगों, बहुत सीधी सी बात है। दो चीजें यहाँ पे आके अटक रही है। अनरजिस्टर्ड फर्म पर अगर देखें तो थर्ड पार्टी सूट फाइल कर सकती है, भले फर्म अनरजिस्टर्ड हो, लेकिन सूट फाइल करने वाली खुद भी फर्म अनरजिस्टर्ड फर्म है, कोई और होता है इसकी जगह पे तब तो कर सकता था, तो यहां तो केस करने का राइट नहीं मिलता है ना। सेकंड में पूछा है अगर XYZ कंपनी रजिस्टर्ड फर्म होती जबकि एलिमेंट कंपनी अनरजिस्टर्ड फर्म होती, तो XYZ को सूट फाइल अगर करना होता तो कर सकती थी, लेकिन एलिमेंट जो है वो उस पर सूट फाइल नहीं कर सकती होती। क्या कहते हो आप, या ये मान के चलेगी नहीं सर थर्ड पार्टी तो केस कर सकती है। तीसरा है व्हाट वुड बी योर आंसर इन केस XYZ कंपनी इज एन अनरजिस्टर्ड फर्म और एलिमेंट कंपनी रजिस्टर्ड फर्म होती, तो भाई इस केस में तो सीधा पता ही अपने को कि केस करने वाली अगर रजिस्टर्ड है तो उस पर सूट फाइल कर ही सकती है, अपने को अच्छी तरह से पता है। आइए इन सारे क्वेश्चंस के आंसर, पार्टनरशिप वाले क्वेश्चन के आंसर्स आपको बता देता हूं। ये देखें अपन ने जो डिस्कस किया वही है, देखें तो ये रहा, देखो सबसे पहले सेक्शन 35 आपको मैंने कहा था कि जब भी कोई फर्म का पार्टनर, मतलब द फर्म इज नॉट डिसॉल्व बाय डेथ ऑफ पार्टनर, अगर डेथ के बाद भी वो लोग कंटिन्यू करते हैं अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट, अगर पहले से हो रखा है तो डेथ के बाद में भी फर्म कंटिन्यू रह सकती है। मरने वाले की एसेट जो है वो उसके मरने से पहले के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, बट देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू गिव नोटिस, पब्लिक नोटिस, डेथ का नोटिस भी नहीं जाता है। फिर क्वेश्चन वगैरह समझा दिया है और फाइनल आंसर में इन्होंने क्या लिखा है बच्चे लोगों, क्लियर मैटर था। डेप्ट जैक की लाइफ टाइम में ड्यू नहीं हुआ, ही वाज ऑलरेडी डेड व्हेन द डिलीवरी ऑफ गुड्स वाज मेड टू द फर्म एंड आल्सो इट इज नॉट नेसेसरी टू गिव एनी नोटिस, भले पब्लिक हो चाहे डीलिंग करने वाले हो, सो द एस्टेट ऑफ डिजीज पार्टनर मे बी एब्सॉल्व, का मतलब फ्री रहेगी अपनी लाइबिलिटी से
फॉर द फ्यूचर ऑब्लिगेशन ऑफ द फर्म, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बचे लोगों, रेम्यूनरेशन वाला, बहुत ध्यान से देखना। अब अकॉर्डिंग पार्टनरशिप एक्ट मेन लाइन सब लोग ध्यान से देख लेना। A partner is not entitled to receive remuneration for taking part in the conduct of business, but this rule always be varied by express agreement या फिर कोर्स ऑफ डीलिंग। इसी कोर्स ऑफ डीलिंग को बच्चों कहते हैं ट्रेडिशन, है ना, कि भाई लगातार चलता आ रहा है, दे रहे हैं तो देंगे इस बार भी, विल बी एंटाइटल्ड। तो ये लाइन एग्जाम में जरूर लिखना है, डज अ पार्टनर कैन क्लेम रेम्यूनरेशन इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बाकायदा यहाँ पे उसको मिलेगा। तो ये देखो, सोनी इज ऑल्सो एंटाइटल्ड एज ए वर्किंग पार्टनर है तो उसको बिल्कुल मिलेगा, बाकियों को मिल रहा है तो उसको भी मिलेगा, ये अपने को ध्यान में रखना है। अब बच्चों सेक्शन 69 के हिसाब से रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड का चक्कर पूरा, आओ तीनों सिचुएशन देखते हैं। पहले बेसिस के ऊपर एलिमेंट कंपनी XYZ पे सूट फाइल नहीं कर सकती है बिकॉज अनरजिस्टर्ड को केस करने का राइट नहीं है। मैंने कहा था इसकी जगह कोई और होता तो कर सकता था। सेकंड वाले केस में अगर XYZ रजिस्टर्ड है लेकिन एलिमेंट नहीं है ना, तो यहां पे भी आंसर हमारा वही रहता, केस करने वाली फर्म अगर जब तक रजिस्टर्ड नहीं हो आपको केस करने का राइट नहीं मिलेगा। तीसरे वाले में इस बार केस करने वाली फर्म रजिस्टर्ड है तो बकायदा वो यहाँ पे XYZ पे सूट फाइल कर सकती है। बहुत सिंपल सा हमारा क्वेश्चन है रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड का। आप लोग सब जानते हो कि कोई भी अनरजिस्टर्ड फर्म है वो किसी पर केस नहीं कर पाएगी, पार्टनर पार्टनर पे नहीं कर पाएगा, फर्म पार्टनर पे नहीं कर पाएगी, ठीक है, लेकिन थर्ड पार्टी केस कर सकती है। लेकिन यहाँ तो थर्ड पार्टी जो है सामने वाली पार्टी वो खुद ही अनरजिस्टर्ड फर्म है तो फिर उसको केस करने का राइट हमने नहीं दिया, ये अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, क्लियर मैटर। चलो बच्चे लोगों, दो आखिरी चीजें अपने पास बच रही हैं। LLP और कंपनीज एक्ट के साथ अपन इसको खत्म करेंगे। आइए वापस चलते हैं वहां पे। और अगला क्वेश्चन बच्चों LLP का डायरेक्ट क्वेश्चन है। LLP is an alternate corporate business from gives and benefit of limited liability company and flexibility of partnership। हमेशा की तरह से ये आप खुद ही कर लेंगे बच्चे लोगों, आंसर दे रखा है। स्टार्टिंग जब अपना चैप्टर स्टार्ट होता है, इट इज अ हाइब्रिड बिटवीन हाइब्रिड ऑफ कंपनीज एंड पार्टनरशिप, वो वाला पूरा पोर्शन आपको लिखना है कि लिमिटेड लायबिलिटी के बेनिफिट्स भी मिलते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप, सेम लाइंस भी दे रखी है तो अपने को इसके बेनिफिट समझा देने हैं, तो ये आप लोग कर सकते हो। मैं आता हूं सीधा तीन क्वेश्चन आखिरी 15, 16, 17 तीनों कंपनीज के क्वेश्चन आओ चेक करते हैं। जगन्नाथ ऑयल्स लिमिटेड इज अ पब्लिक कंपनी और इसमें है 220 मेंबर, हो सकते हैं भाई, टेंशन नहीं है। इनमें से 25 मेंबर्स वर एम्प्लॉय इन द कंपनी ड्यूरिंग अप्रैल 2006 से 28 जून 2016 तक, करीब करीब 10 साल तक ये लोग एम्प्लॉइज हैं, ठीक है। और देवर अलॉटेड शेयर, अच्छा ओके, इनको शेयर भी अलॉट किए गए थे अपॉइंट करने के बाद जुलाई 2007 में, जिनको इन्होंने अगस्त 16 के अंदर सेल कर दिया। ओके, अगस्त 16 मतलब जैसे ही जॉब छोड़ा, जॉब छोड़ने के 1 महीने बाद इन्होंने शेयर को सेल भी कर दिया। ओके, आफ्टर सम टाइम 1 दिसंबर को इनमें से ईच ऑफ दोस 25 इन्होंने वापस शेयर एक्वायर कर लिए। ओके, लेकिन बच्चे लोगों जिस वक्त एम्प्लॉय थे तब इनको शेयर दिए थे, वो शेयर इन्होंने बेच दिए। फिर इन्होंने दिसंबर में वापस से शेयर एक्वायर किए हैं, तो अब इनको वो एम्प्लॉइज वाले शेयर एक्वायर वाला नहीं माना जाएगा, एज अ न्यू शेयर होल्डर ही होंगे ये। नाउ कंपनी प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट होना चाहती है, यही क्वेश्चन हो सकता था इस टॉपिक के ऊपर। तो आपको पूछा नंबर रिड्यूस करना पड़ेगा क्या? 100% करना पड़ेगा सर, लेकिन अपन ने तो कुछ क्वेश्चन और किया था बच्चे लोगों। यहाँ पंगा है क्वेश्चन में, देखो क्या हुआ, 6 से 16 में वो रिटायर हो गए, रिटायर होने के बाद उन्होंने शेयर्स को बेच दिए। जैसे ही बेचा, सेक्शन 268 का जो एग्जम्पशन था, कौन सा वाला, एक्स एम्प्लॉइज हु आर आल्सो शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, लेकिन उनको शेयर्स कब दिए होने चाहिए थे? व्हेन दे वर इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी। लेकिन अब ये जो शेयर उन्होंने लिए उस वक्त में ये कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में नहीं है, तो इनको मेंबर मानना है। तो जब इनको मेंबर माना जाएगा तो बट ऑब्वियस है 25 मेंबर ये लोग हो रहे हैं, तो इनको भी काउंट करना है, और हमको 220 मेंबर टोटल इनको मिला करके हैं, बराबर। ये 25 हटा देते तो बट ऑब्वियस है हमारे मेंबर ही 195 रहते। अदरवाइज बहुत सीधा सीधा सा है कि मेंबरशिप नंबर रिड्यूस करना ही करना पड़ेगा। फर्स्ट वाले के अंदर तो यस इनको करना पड़ेगा। सेकेंड वाला, वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ अबाउट 25 मेंबर वर द एम्प्लॉय ऑफ जगन्नाथ ऑयल्स? अप्रैल 6 से जून 17 तक ये हैं। अच्छा, क्या बात है बच्चों को समझना, यानी कि ये कंपनी जो है वो पब्लिक कंपनी में कब कन्वर्ट हो रही है भाई? कोई डेट दे रखी है क्या अपने को?
Sometime 1 दिसंबर को each of those 25 member acquired Jagannath Oil they were holding till date. Now company wants to okay. अब अगर इन्होंने 1 अप्रैल 2006 से बच्चे लोगों 28 जून 2017 तक ही एम्प्लॉय होते तो इट मींस कन्वर्ट करते टाइम के अंदर कन्वर्जन एक तरह से 2016 का मान रहे हैं तब भी ये कंपनी के एम्प्लॉय होते उस केस में हम इनको टोटलिंग में काउंट 220 के अंदर इनकी काउंटिंग नहीं मानी जाती मतलब 200 होने चाहिए किसी भी प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम उसमें एम्प्लॉइज को हम काउंट नहीं करते हैं जो हमारे एम्प्लॉइज हैं और अगर ये 17 में रिटायर हुए रहते तो इट मींस बट ऑब्वियस है कि ये कंपनी के एम्प्लॉय की कैटेगरी के अंदर ही होते हैं ठीक है और इस वजह से इनको टोटली में काउंट नहीं करना है तो इस मींस 195 मेंबर ही हैं टोटल हमारे पास में इनको एक्सक्लूड करके सो देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू रिडक्शन हमारा पुराना पॉइंट था कि अपने को आंसर में लिखना चाहिए था चलिए जी नेक्स्ट पे आए ABC was अभी आंसर देखेंगे अभी ABC has decided to set up a new club मतलब सेक्शन 8 कंपनी दिख रही है और बोला है ऑब्जेक्ट इनका है कि यहाँ पे क्रिश्चियन सोसाइटी को प्रमोट करना है और चैरिटेबल वर्क करेंगे सोशल एक्टिविटी करेंगे सेक्शन 8 कंपनी के अंदर 1 अप्रैल को उन्होंने कंपनी ओपन भी कर लिया 30 सितंबर 19 को ऐसा ऑब्जर्व होता है कि ये ऑब्जेक्ट का वॉलेट कर रहे हैं बच्चों को पुराना क्वेश्चन है और जो सेक्शन 8 कंपनी का इनको राइट मिला था ऑब्जेक्ट्स का उसको इन्होंने वॉलेट करना शुरू किया सीजी के पावर बताओ आफ्टर गिविंग अपॉर्चुनिटी सीजी लाइसेंस रिवोक कर सकता है पुराना क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो बहुत आराम से और रिवोक अगर करता है तो या तो क्या क्या हो जाएगा कंपनी के नाम के साथ लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगाना पड़ेगा या ये कंपनी अमालगमेट हो जाएगी किसी सिमिलर ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्शन 8 कंपनी में या फिर इस कंपनी का वाइंडिंग अप चालू होगा और पेनल्टी वगैरह अलग है ही है वो सब अपने को इसमें लिखना है सेक्शन 8 का सीधा सीधा क्वेश्चन है आप लोग जानते हैं चलिए आखिरी क्वेश्चन An employee, Mr. Karan, is sign a contract with his employer ABC that he will not solicit the customer after leaving the employment. Oh, lifting of corporate wealth. Guilford Motor Company versus Horne दिख रहा है ये तो मैं कंपनी के कस्टमर को सोलिसिट नहीं करूंगा लेकिन जॉब छोड़ने के बाद उसने ऐसा करना शुरू कर दिया तो बताओ क्या हमारे पास में राइट्स है भाई क्या कुछ ये यहाँ पे हो सकता है देखो एबीसी लिमिटेड ने करण के अगेंस्ट में ब्रीच ऑफ एम्प्लॉयमेंट का केस फाइल किया है करण ने कंटेंट किया कि भाई मेरे और कंपनी के बीच में तो पर्दा है मैं अलग हूँ कंपनी बिल्कुल अलग है कॉन्ट्रैक्ट तो मेरे साथ में तो मुझे आप लाइबल नहीं कर सकते तो आपसे हमने क्वेश्चन में पूछा कि बताओ एडवाइस करो कि कॉर्पोरेट वेल को कब लिफ्ट कर सकते हैं और इस सिचुएशन में क्या होगा तो अपने को लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल का पॉइंट समझा देना है आइए आपको आंसर भी दिखाता हूँ सारे आखिरी पार्ट है हमारा बच्चे लोगों खत्म करने जा रहे हैं अपन यहाँ पे तो ये देखिए किधर गया भाई हाँ जी देखो ये तो अपना एलएलपी का क्वेश्चन डायरेक्टली दोनों चीजें आपको बता देनी मैंने कह ही दिया 15 से चलते बच्चों सबसे पहले क्लॉज 2 सॉरी सेक्शन 2 क्लॉज 68 समझाना ही आपको प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन दे दोगे पूरा बराबर रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इज शेयर 1% कंपनी को छोड़ के 200 लोग जिसमें एम्प्लॉइज एक्स एम्प्लॉइज काउंट नहीं होंगे और पब्लिक को इन्विटेशन भी नहीं दोगे अब सिचुएशन 1 जैसा आपको मैंने कहा 25 मेंबर कंपनी के एम्प्लॉय थे फिर उन्होंने छोड़ दिया फिर शेयर होल्डर बन गए इसलिए उनको कंसीडर करना है एज अ मेंबर 200 की लिमिट के अंदर और इसलिए पहले केस में कंपनी को अपने मेंबर रिड्यूस करने ही करने पड़ेंगे एज ए प्राइवेट कंपनी में जब आप कन्वर्ट हो जाओ सेकेंड वाले सिचुएशन में 25 मेंबर अभी भी एम्प्लॉय है प्रेजेंट मेंबरशिप है उनके पास तो उनको लिमिट में काउंट नहीं करना है और मेंबर 195 ही मान के चल रहे हैं इसलिए अपने को रिडक्शन का जरूरत नहीं पड़ेगा जब आप पब्लिक से प्राइवेट में जाओगे बहुत सिंपल क्वेश्चन था सेक्शन 8 कंपनी का पर्पस और टेस्ट में भी आपको दे चुका हूं मैं ये पर्पस वगैरह लिख देना है पूरा आपको सेम क्वेश्चन दे चुका हूं सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस को रिवोक करेगी लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड वर्ड साथ में लगा देगी ठीक है या फिर अमालगमेशन का ऑर्डर देगी रीजनेबल नोटिस देने के बाद या पब्लिक इंटरेस्ट में ठीक लगा तो वाइंडिंग अप का ऑर्डर भी कर सकती है ये अपने को यहाँ पे ध्यान में रखना है अमालगमेट करेगी या फिर सीधा सीधा से क्या करेगी वाइंडिंग अप का ऑर्डर भी कर सकती है अपने को ध्यान में रखना है ये देखो कंपनी में भी बाउंड अप ठीक है अमालगमेट हो जाएगी ये अपने को ध्यान रखना है सर ये लास्ट पैरा में क्या दिया रखता है लास्ट पैरा में ये देके रखते हैं बच्चों जो कुछ करेगी पब्लिक इंटरेस्ट में करेगी और इनसे उनके जो पहले के जो राइट्स हैं ड्यूटीज है इंटरेस्ट है उन सबको ध्यान में रख करके फिर ऑर्डर इश्यू करेगी कि कैसे करना है ये ध्यान रखोगे ठीक है ना कॉर्पोरेट वेल पूरा बहुत बढ़िया आपको बेहतरीन अपने नोट्स में दे रखा है पूरा अच्छे से समझा देना 2-3 पैरा जो आपको दे रखे हैं और फिर से ये इतना सब क्यों दिया इन्होंने पूछ लिया था कि किस सिचुएशन में कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट हो सकता है तो खाली नाम देने अपने को बराबर टैक्स रेवेन्यू बचाने के लिए एनीमी कलेक्टर वाले के लिए लीगल ऑब्लिगेशंस बचाने के लिए वो सब्सिडरी वाला पॉइंट जो एजेंट वाला लिया था तो सिंपल अपने को लिख देना फ्रॉड वाला और सबसे मेन अपना प्रोविजन ये देखो गिलफर्ड मोटर कंपनी वाला हो गया
और इसमें ये जो कंपनी है PQR, इसके पास में राइट है तो इंजेक्शन ऑर्डर जो है वो सामने वाली कंपनी के अगेंस्ट में लेकर के आ सकती है इस केस के अंदर, और आप उसको पर्सनली लायबल कर सकते हो, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ हो सकता है। तो गिलफर्ड वाला केस अपने को लिखना है, बिल्कुल उसको पर्सनली लायबल हम लोग कर सकते हैं, ये आप लोग ध्यान रखोगे। ठीक है, तो बच्चे लोगों ये हमारा सारा का सारा पार्ट हो गया आरटीपी का। कई सारे क्वेश्चंस बहुत बेहतरीन है और लगभग मुझे लगता है कि इनमें से ऐसा कोई पॉइंट ज्यादा नहीं है जो हम लोगों ने क्लास में डिस्कस नहीं किया है, तो बहुत बेहतरीन तरीके से आप इसको तैयार कर लो। ठीक है, जल्दी ही आपके साथ फिर मुलाकात होगी। एमटीपी मॉक टेस्ट पेपर 1 आ चुका है, 2 भी आ जाएगा, तो उन सबको लेकर के, उनके सॉल्यूशंस को लेकर के हम जल्दी से सारा डिस्कशन करने वाले हैं। उसके बाद रिवीजन जो है वो पहले इंटर वालों का चालू करेंगे, और उसके बाद फाउंडेशन की एग्जाम अभी लेट है, तब उनकी बारी आने वाली है। ओके, बाय, टेक केयर, अच्छे से करिएगा। जहां कोई डाउट आता है फोन नंबर पे मैसेज डालिएगा, यहाँ मैसेज करिएगा। ओके बच्चों, बाय बाय।